हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज का हमारा टॉपिक है सोलर रेडिएशन के बारे में हम पढ़ेंगे। कल एक इंट्रोडक्शन क्लास हो गई थी इस चैप्टर के बारे में। चैप्टर 9 है। चैप्टर का नाम है सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। कल ही मैंने आपको बता दिया था कि ये चैप्टर जो है वो सन से जो अर्थ एनर्जी रिसीव करती है उसके बारे में है। जब सन से एनर्जी रिसीव करेगी उसको हम सोलर रेडिएशन बोलते हैं, ये हमें पता है, ठीक है। सोलर रेडिएशन जब होगी, मैंने आपको कल ही बताया था कि सन से जब एनर्जी आएगी, अर्थ रिसीव करेगी, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं वापस भी तो जाएगी। वरना अर्थ अगर सिर्फ रिसीव ही करती रहेगी तो अर्थ कभी ना कभी इतनी ज्यादा गर्म हो जाएगी कि वो फट जाएगी, है ना। ऐसा हो सकता है, ऐसा ही होगा। तो इसलिए वो एनर्जी कहीं ना कहीं वापस भी जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, हीट बैलेंस। तो हमें ये भी पता चल, ये तो पढ़ना ही है कि सन से एनर्जी आ रही है, किस फॉर्म में आ रही है वो भी पढ़ना है, कितनी आती है, उसकी क्वांटिटी कितनी है वो भी हमें पढ़ना है, ठीक है। क्या है उसका नेचर, क्या है, किस तरीके से आती है, वो सब चीजें हमें रेडिएशन के बारे में पढ़ना है। उसके साथ साथ हमें इस चैप्टर में वो एनर्जी आने के बाद फिर अर्थ अपना यूटिलाइज करके उसको वापस ही भेज देती है, उसको हम हीट बैलेंस कहते हैं, उसके बारे में भी पढ़ना है। और वो एनर्जी जब आती है कुछ अंतराल, कुछ टाइम इंटरवल के लिए अर्थ पे रहती है और फिर वापस जाती है, तो अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो उस टेम्परेचर के बारे में भी हमें पढ़ना है। समझ गए, कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, यही सब चीजें आगे जाके क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, फिर आपको समझ कैसे आएगा। जब तक आपको यही समझ नहीं आएगा कि सोलर रेडिएशन क्या है, हीट बैलेंस क्या है, तब तक आपको ग्लोबल वार्मिंग समझ नहीं आ सकता, ठीक है। तो चलिए ये सब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है यहाँ पे इंसोलेशन। इंसोलेशन की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। क्या बोल रही है, कहीं भी आ जाए किसी भी चैप्टर में आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो सोलर रेडिएशन अर्थ पे आ रही है उसको इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इंसोलेशन बोलते हैं। ये इंसोलेशन की डेफिनेशन है। द अर्थ सरफेस रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी इन शॉर्ट वेवलेंथ। अर्थ का जो सरफेस है उसके पास जो एनर्जी आती है वो शॉर्ट वेवलेंथ में आती है। क्यों है शॉर्ट वेवलेंथ, क्योंकि उसकी एनर्जी लेवल जितना ज्यादा होगा उतनी जो वेव है उसकी वेवलेंथ शॉर्ट हो जाएगी, उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है। इसलिए वो एनर्जी जो आती है वो शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में आती है। ये बात आपको याद रखनी है। क्यों क्यों याद रखनी है, क्योंकि जब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ाऊंगा, ग्रीन हाउस इम्पैक्ट के बारे में पढ़ाऊंगा, ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, तब ये शॉर्ट वेवलेंथ काम आएगा। शॉर्ट वेवलेंथ एनर्जी जब अर्थ पे आती है, स्ट्राइक करती है, अपनी एनर्जी लूज करती है, तो उनकी वेवलेंथ बढ़ जाती है, जिस वजह से वो वापस नहीं जा पाती और ग्लोबल वार्मिंग होती है। ये मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ बता रहा हूं कि ये बात ध्यान रखनी है कि इंसोलेशन जो भी अर्थ पे जो सोलर रेडिएशन आती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। दिस एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ इज नोन एज इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ये जो शॉर्ट वेवलेंथ की फॉर्म में जो एनर्जी सन से अर्थ पे आ रही है इसको हम इनकमिंग सोलर रेडिएशन कहते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसका, इंसोलेशन। ये बात आपको याद रखनी है। तो इंसोलेशन की डेफिनेशन आप हो गई, ठीक है। क्या इसकी फॉर्म है, शॉर्ट वेवलेंथ। ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है, आगे इसको समझाऊंगा मैं जब आएगा चैप्टर में। एज द अर्थ इज ए जियोइड। अभी क्या कह रहा है, अर्थ की शेप जो जियोइड है, जियोइड का मतलब स्फेयर नहीं है, स्फेयर नहीं है। अर्थ ऊपर और नीचे से पिच, थोड़ी सी पिचकी हुई है, संतरे की तरह से बोलते हैं, ठीक है। ऊपर और नीचे, इनफैक्ट इससे थोड़ी ज्यादा ही है, इस तरीके से, मतलब इस तरीके से। ये थोड़ा और ज्यादा हो गया, यूं कह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से, मतलब ये जो इक्वेटर है ये बल्ज करता है, ठीक है। रिजेंबलिंग अ स्फेयर, जो कि एक स्फेयर, गोल, गोल स्फेयर मतलब गोला, किसी गोले को से रिजेंबल करता है अर्थ, स्फेयर, अर्थ की स्पेस शेप। प्रॉपर गोल नहीं है अर्थ, ध्यान रखना ये हमेशा। ऊपर से या तो पिचकी हुई कह लो, या ये इक्वेटर जो है बाहर निकले हुए बल्ज करते हैं। क्यों करते हैं ये मैं आपको ओरिजिन ऑफ अर्थ में बता दिया था, पढ़ा दिया था, पुरानी वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। The sun's rays fall obliquely at the top of the atmosphere and Earth intercepts very small portion of sun's energy. अर्थ है हमारी, अर्थ के चारों तरफ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन एटमॉस्फेयर है, ठीक है। एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है मैंने आपको बता दिया था, वो भी ओरिजिन ऑफ अर्थ में। लेकिन ये एटमॉस्फेयर भी तो अर्थ की शेप के अकॉर्डिंग ही है ना, क्योंकि ग्रेविटी है, ग्रेविटी ने पकड़ा हुआ है। तो जैसे जैसे अर्थ की शेप है वही शेप इस एटमॉस्फेयर ने ले रखी है। ये बात आपको समझ आ गई। तो इसका मतलब ये भी स्फेरिकल ही है, ये रीजन भी स्फेरिकल है। अब ये क्या कह रहा है, एक बात ध्यान करने वाली है, ये हम एक बेसिक कंसेप्ट है, ये हम 9th और 10th क्लास में पढ़ा था हमने, कि जब रेज जो होंगी, सन रेज जो होंगी वो सीधी पड़ेंगी इस तरीके से, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे पड़ेंगी,
ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी, ये हिस्सा जो है ये बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिसीव करेगा। लेकिन अगर वो ऑब्लिक होंगी इस तरीके से, एंगल जो होगा 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है, अगर इस तरीके से ऑब्लिक होंगी सनरेज, है ना, तो क्या होता है, ये एरिया बड़ा हो जाता है कंपैरेटिवली जिसमें वो पड़ती है। इसका थोड़ी सॉरी ऐसे बताता हूँ, इस तरीके से ये सनरेज है, यहाँ पे सीधी पड़ रही है, तो ये इतना एरिया है। लेकिन अगर ये स्लैंटिंग पड़ती हैं तो ये एरिया जो है ये बढ़ जाता है, ये बड़ा हो जाता है, समझ रहे हो। तो इसलिए क्या होता है, पर यूनिट सेंटीमीटर जितनी रेज, मान लीजिए 1 यूनिट आ रही थी, ये कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 1 यूनिट जो आएगी वो 3 सेंटीमीटर, कहते हैं 3 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा एरिया। तो अगर सिर्फ इतना याद रखना है, बेसिक कंसेप्ट हम 9th-10th में पढ़ चुके हैं, अभी मैं दोबारा थोड़ा सा बता दिया मैंने कि अगर रेज ऑब्लिक होंगी तो वो कम ज्यादा वो फैल जाती हैं, तो इसलिए वो हीट कम करती हैं। अगर रेज डायरेक्ट सीधा पड़ती हैं तो क्या होता है, रेज जो होती हैं वो सीधी पड़ेंगी तो वो कम एरिया में ज्यादा, उनका जो एरिया होता है पर जो एरिया जिसको कवर करती हैं उसको कम होता है, तो वो हीट ज्यादा करती है, ज्यादा वो टेम्परेचर रेज करती है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये बोल रहा है। और क्योंकि अर्थ जो है स्फेयर है और ऊपर एटमॉस्फेयर भी है, तो एटमॉस्फेयर के ऊपर सॉरी जो अर्थ पड़ेंगी वो ऑब्लिकली पड़ती हैं, दे फॉल ऑब्लिकली, इस तरीके से पड़ेंगी, इस तरीके से पड़ेंगी तो वो कम गर्म करती हैं, ठीक है। ऊपर से क्या बोल रहा है, एक तो वैसे ही जो होता है अर्थ तक सन की जो रेडिएशन है उसका बहुत थोड़ा पार्ट ही पहुंच पाता है, बहुत थोड़ा पोर्शन ही पहुंच पाता है। क्योंकि सपोज कीजिए, मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ, अगर सन जो एक फुटबॉल ग्राउंड की बराबर है तो अर्थ एक पॉइंट की बराबर है, डॉट से भी छोटा है, तो कितनी ही एनर्जी आ पाएगी अर्थ तक, बाकी सारी इधर उधर चली जाएगी, है ना। तो एक तो वैसे ही बहुत कम एनर्जी आ रही है अर्थ तक, उसमें भी बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ अर्थ बीइंग ए स्फेयर और रिजेंबल स्फेयर, वो एनर्जी, क्योंकि वो रेस स्लैंटिंग पड़ रही है तो वैसे भी एनर्जी कम आती है अर्थ तक, ठीक है। कितनी आती है, अब कम तो आ रही है तो मैं बता दिया, लेकिन कितनी है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। एक मिनट में एक स्क्वायर सेंटीमीटर पे 1.94 कैलोरी एवरेज, एवरेज जो है वो जो एनर्जी है वो अर्थ पे आती है कैलोरीज में, इसको हम मेजर करते हैं, ठीक है। एट द टॉप ऑफ इट्स एटमॉस्फेयर, अर्थ पे नहीं, एटमॉस्फेयर के टॉप पे, ये अर्थ है, इसके ऊपर ये एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर के टॉप पे जो एनर्जी पड़ेगी एवरेज जो है उसका कितना है पर मिनट, 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट, दिन रात लगा करके सारा, ठीक है, ये इतनी आती है। अब क्या कह रहा है, ये एनर्जी तो आ गई, ठीक है, ये एनर्जी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, किसी कभी कभी ये एनर्जी ज्यादा हो जाती है, कभी कभी इसकी वैल्यू कम हो जाती है। क्यों होती है ये भी मैं अभी आपको आगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। मैंने आपसे भी बोला कि जो सोलर रेडिएशन है अर्थ को हिट करती है, ठीक है, और उसका जो एवरेज है वो क्या है, कितना है, 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। लेकिन मैंने आपको लास्ट में अभी एक बात बताई है कि ये जो है एवरेज जो है ये साल के सभी टाइम पे एक जैसा नहीं रहता, कम ज़्यादा होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि सन कभी डिम हो गया कभी तेज हो गया, जैसे हम घर में गैस डिम कर देते हैं ना कि थोड़ा स्लो कर दो, कभी कभी तेज कर देती है, जांच कर देते हैं, सन तो ऐसे नहीं होता, वो तो बराबर एनर्जी फेंक रहा है, थ्रो कर रहा है ना, ऐसा है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए मैं आपको यहाँ पे बात बताता हूँ कि अगर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है हीट एनर्जी, उसकी इंटेंसिटी सेम है, मतलब कम ज्यादा नहीं हो रहा है, जितनी हीट एक्स अगर आनी थी तो एक्स ही हो रही है, ना एक ज्यादा ना एक कम, तो किसी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई उस पर कितनी एनर्जी पहुंच रही है ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, या तो ये कम ज्यादा हो, इसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा हो रही होती, तो ये है कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अगर इसकी इंटेंसिटी कम होगी तो यहाँ पे कम हीट पहुंचेगी, अगर इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी पहुंचेगी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी इंटेंसिटी फिक्स है, ये इसकी जो बर्निंग का जो रेट है और सन का जो बर्न कर रहा है वो सेम है, उसमें जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चल रहा है वो सेम है, पता है, एक ही है, ठीक है।
तो फिर किस ऑब्जेक्ट पे कितनी हीट पहुंचेगी ये डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट की का डिस्टेंस कितना है यहां से। मरकरी पे ज्यादा हीट पहुंचती है, नेपच्यून पे कम पहुंचती है। ऑब्वियस सी बात है, आप आग के जितना ज्यादा पास खड़े होंगे आपको उतनी ज्यादा गर्मी महसूस होगी। ये बात तो आपको समझ आ गई। अब यहाँ पे आपको एक बात समझ नहीं आएगी। यहाँ पे जो सबसे आपको मैं आपको बताता हूँ, पहले यहाँ पे दो टर्म्स आई हैं, एपिहीलियन और पेरिहीलियन। ठीक है, ये क्या है, ये दोनों समझने के लिए पहले आपको बात समझनी पड़ेगी। मैंने आपको भी बताया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट जो कि सोर्स ऑफ हीट है उसकी इंटेंसिटी सेम है, वो सेम इंटेंसिटी से जो सन है हमारा उसमें बर्न अप कर रहा है, सेम इंटेंसिटी से हीट हमारी तरफ आ रही है, रेडिएशन आ रही है, तो हम पे उसकी रेडिएशन कितनी पहुंचेगी वो डिपेंड करता है वहां से हमारे डिस्टेंस कितना है। ठीक है, आप ये कहेंगे कि सन से हमारा डिस्टेंस, अर्थ का डिस्टेंस तो फिक्स्ड है ना, तो सन से अगर हमारा डिस्टेंस फिक्स्ड है तो सोलर रेडिएशन जो वो साल हर समय एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सोलर रेडिएशन साल के अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके की उसकी कम ज्यादा एवरेज होती रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थ जो है, मैंने आपको क्या बताया एपिहीलियन पेरिहीलियन के बारे में। अर्थ ये हमारा सन है, अर्थ जो सन के चारों तरफ मूव करती है वो इस तरीके से करती है, ये पूरा प्रॉपर राउंड में नहीं घूमती है। कभी कभी ये सन से बहुत ज्यादा दूर होती है, कभी कभी सन से बहुत ज्यादा पास होती है। ठीक है, जब सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस जो मिनिमम होती है उसको हम पेरिहीलियन बोलते हैं, और जब सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस जो मैक्सिमम होती है उसको हम एपिहीलियन बोलते हैं। समझ आ गया? जब अर्थ और सन के बीच की, क्योंकि अर्थ जो है वो एकदम राउंड शेप में नहीं घूमती है सन के चारों ओर, ध्यान रखना, बिल्कुल राउंड में एकदम ऐसा नहीं है कि यहां से जो होगा एक रेडियस होगा इतने मतलब x किलोमीटर्स का और उसी में वो घूमेगी, नहीं, वो रेडियस कम ज्यादा होता है। अर्थ इस तरीके से घूमती है, कभी कहीं एक जब यहाँ पे वो आती है, इस मतलब होता है ना जो बोल सकते हैं अंडाकार, इस तरीके से यूं दूर जाती है, फिर पास आएगी, फिर दूर जाएगी, फिर पास आएगी, इस तरीके से घूमती है, अंडाकार वे में घूमती है सन के चारों तरफ। तो इसी वजह से एक नियरेस्ट पॉइंट भी बनता है और एक फारदेस्ट पॉइंट भी बनता है। जो नियरेस्ट पॉइंट है उसको हम पेरिहीलियन बोलते हैं और जो फारदेस्ट पॉइंट है उसको हम एपिहीलियन बोलते हैं। कितना है ये हम देख लेते हैं। द सोलर आउटपुट रिसीव्ड एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर वेराइज स्लाइटली इन ईयर। हर साल क्या होता है, जो सोलर आउटपुट है एवरेज जो है वो थोड़ा बहुत वेराई करता है ड्यू टू वेरिएशंस इन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। क्यों? क्योंकि देयर आर वेरिएशंस बिटवीन डिस्टेंस इन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है उसमें वेरिएशंस है। ठीक है, उन वेरिएशंस को हम क्या बोलते हैं, एपिहीलियन और पेरिहीलियन। एपिहीलियन की डेफिनेशन, ड्यूरिंग अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन द अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन। अर्थ के रेवोल्यूशन के दौरान जब अर्थ सन से फारदेस्ट डिस्टेंस पे होती है उसको हम एपिहीलियन बोलते हैं, और जब अर्थ सन से फारदर डिस्टेंस पे होती है वो डिस्टेंस कितना होता है, 152 मिलियन किलोमीटर, 152 मिलियन किलोमीटर्स। और ये ऐसा कब होता है, ये 4 जुलाई को होता है। ठीक है, नेक्स्ट समझ आते हैं पेरिहीलियन। ऑन 3 जनवरी, डेट भी दे रहा है, 30 जनवरी को क्या होता है, अर्थ जो होती है वो सन से नियरेस्ट होती है, कि तब कितना डिस्टेंस होता है, 147 मीटर पर किलोमीटर, 147 मिलियन किलोमीटर होती है। ठीक है, ये फारदर डिस्टेंस हो गया, ये 147 जो हो गया नियरेस्ट डिस्टेंस हो गया। अब एक एवरेज डिस्टेंस भी होगा, एवरेज जो डिस्टेंस होगा अर्थ और सन का, है ना, वो एवरेज डिस्टेंस आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कितना है अर्थ और सन के बीच में। ठीक है, तो ये यहां तक आपको आई गेस आपको समझ आ गया, इतना आपको समझ आ गया। अब इन्हीं के बेसिस पे कुछ कंसेप्ट हैं जो एनसीईआरटी लिखे हुए हैं, वो जल्दी से हम देख लेते हैं क्या है। देखिए, एपिहीलियन और पेरिहीलियन तक हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको एक बात बतानी है, वो एक कंसेप्ट आपको समझाना है, वरना आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। मतलब फायदा तो है, लेकिन वो ये रटी रटाई चीजें हैं, वो समझ आए मैं आपको बता दूंगा, आप रट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझाना जरूरी है। तो समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। ज्योग्राफी में कभी भी एक फैक्टर काम नहीं करता, मैं आपको बताता हूँ। इक्वेटर है, इक्वेटर पे इंसोलेशन सबसे ज्यादा होती है, सोलर रेडिएशन सबसे ज्यादा रिसीव की जाएगी अर्थ बाय द अर्थ, ऑब्वियसली हम अर्थ की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर सपोज कीजिए
इस हिसाब से इक्वेटर का जितना भी एरिया है वहां पे जनरली गर्मी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए, होती भी है, ठीक है। लेकिन सपोज कीजिए अगर वहां पे कोई माउंटेन रेंज है, पहाड़ है कोई, तो मैंने क्या बताया, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा एयर थिन होती रहती है, एयर थिन होगी तो ठंड बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। ये कंसेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ। क्यों होता है? क्योंकि एयर थिन हो जाती है तो उसकी जो जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो वापस जा रहा होता है उसको होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, तो वो एटमोसफेयर को गर्म नहीं रख पाती। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वो एयर जो ठंडी होती जाएगी। तो अगर इक्वेटर पे के आसपास भी कोई पहाड़ है तो वहां पे भी मौसम ठंडा मिलेगा कंपैरेटिवली। समझ आ गए? तो मैंने क्या बोला, अभी तक क्या था, इक्वेटर वाला फैक्टर जो है ओवरशैडो हो जाएगा, हाइट वाला फैक्टर काम करने लग जाएगा। तो ज्योग्राफी में कभी भी एक फैक्टर काम नहीं करता, बहुत सारे फैक्टर मिलकर काम करते हैं, उनमें से जो डोमिनेंट निकल के आता है वो उस जगह का क्लाइमेट होता है। समझ आ रही है? वही चीज यहां पे हो रही है। एपीहीलियन और पेरीहीलियन तो है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, एनुअल इंसोलेशन रिसीव्ड बाय अर्थ ऑन 3 जनवरी स्लाइटली मोर देन अमाउंट ऑफ रिसीव्ड ऑन 4 जनवरी। 3 जनवरी पे अर्थ पास में होती है, सबसे ज्यादा एपीहीलियन होता है, तो सॉरी पेरीहीलियन, तो उस दिन क्या होता है, 3 जनवरी पे जो एनुअल जो रेडिएशन है वो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है, और 4 जुलाई पे जो एनुअल रेडिएशन जो है रिसीव की जाती है उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसका भी एक अपवाद आ गया, जैसे मैं अभी हाइट वाला बताया ना, मैंने इक्वेटर पर माउंटेन वाला एग्जांपल दिया। However, the effect of this variation in solar output is masked by other factors like distribution of land and sea and atmospheric circulation. अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा कंसेप्ट समझा दिया उन्होंने, जो आगे जाके हमें पढ़ने वाले हैं, जो आगे जाके जब हम प्लेनेटरी विंड्स पढ़ेंगे, मॉनसून विंड्स पढ़ेंगे, वो सब पढ़ने में हमें ये कंसेप्ट यहाँ पे एक ऐसा आ गया कि इस कंसेप्ट को पढ़े बिना आप मॉनसून ही नहीं समझ सकते। ठीक है, क्या आ गया, ये हमारी लैंड है, ये हमारा सी है, दोनों पे सनरेज पड़ रही है, ठीक है। कौन जल्दी गर्म होगा? लैंड हमेशा जल्दी गर्म होती है, ध्यान रखना। अगर यहां पे भी 100 यूनिट आ रही है, यहां पे भी 100 यूनिट आ रही है, तो लैंड जल्दी गर्म होगी। पानी जो है देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, समझ गए? ये बात ध्यान रखना, धरती जल्दी से गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। इसीलिए लैंड और सी ब्रीज जो होती है, लैंड और सी ब्रीज के नाम सुना, वो अभी मैं बताऊंगा बाद में आपको, वो भी इसीलिए काम करती है, क्योंकि दिन में क्या होता है, दिन में इंसुलेशन बराबर पड़ रही है, लेकिन लैंड की एक क्वालिटी है कि मिट्टी जल्दी गर्म होगी, अपनी उसकी क्वालिटी है, एक हो सकती है मटेरियल, ठीक है। तो जल्दी गर्म होगी तो ये हवा जल्दी से ऊपर उड़ जाएगी। अब इसको क्या होगा, कवर करने के लिए यहां से ठंडी हवा जो अर्थ के ऊपर, जो सी के ऊपर कंपैरेटिवली ठंडी है, यहां से वो इधर चलेगी, इसको बोलते हैं सी ब्रीज, ठीक है। तो दिन में समुद्र से ठंडी हवा आती है। अब उल्टा होगा, रात को क्या है, रात को क्या होगा, ये एकदम से ठंडी हो गई, लेकिन सी जल्दी से, पानी जल्दी से ठंडा नहीं होगा। जब पानी जल्दी से ठंडा नहीं होगा तो क्या होगा, ये गर्म है, तो अब हवा उल्टी चलने लगेगी, क्योंकि ये गर्म है तो इसके ऊपर की हवा उठने लगेगी, तो हवा वापस चल देगी, तो इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। रात को लैंड ब्रीज चलती है, कहाँ पे, कोस्टल एरियाज में। ये कोस्टल एरियाज का एग्जाम्पल है, ये मैंने एग्जाम्पल लेके इसलिए बताया कि लैंड जो है वो जल्दी गर्म होती है, वाटर जो है, सी जो है वो लेट गर्म होता है और लेट ही ठंडा होता है। लैंड जल्दी गर्म होगी, जल्दी ठंडी होगी, सी लेट गर्म होता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली, और धीरे धीरे ठंडा होता है। इस वजह से अगर सपोज कीजिए एपीहीलियन या पेरीहीलियन वाला फैक्टर नील हो जाता है, अगर सपोज कीजिए इंसोलेशन बहुत ज्यादा आ रही है लेकिन किसी रीजन में पानी ही पानी बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर वो रिसीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि पानी की टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं, है ना। लेकिन कभी मानिए कोई ऐसा रीजन है जहां पे लैंड है तो वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। इसी तरीके से उल्टा कर दीजिए, अब अर्थ जो है वो फारदस्त है सन से, ठीक है, तो यहां पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, अब उल्टा हो जाएगा, यहां ये बिल्कुल भी गर्म नहीं हो पा रही है, क्योंकि समझ रहे हैं ना। तो लैंड और सी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लैंड और सी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, किस रीजन में, जैसे कि हम अर्थ को यहां पे बेसिकली क्या बताया गया कि अर्थ को हम दो स्फीयर्स में बांट देते हैं, दो हेमिस्फीयर में बांटते हैं, नॉर्दर्न और सदर्न। सदर्न हेमिस्फीयर में सी ज्यादा है, लैंड कम है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड ज्यादा है, सी कम है। ये आप अपने मैप में, जो आपके पास मैप होगा उसमें देखिएगा कि ज्यादातर जो लैंड मास है, जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उनका ज्यादातर जो पोर्शन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कंपैरेटिवली ज्यादा गर्म रहता है, सदर्न हेमिस्फीयर कंपैरेटिवली कम गर्म होगा, क्योंकि वहां पे सी है।
ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया। तो क्या बोल रहा है कि लैंड और सी का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पे भी डिपेंड करता है कि एनुअल जो वेरिएशन है किसमें सोलर आउटपुट में कितनी होगी। ठीक है, या ये जो एनुअल वेरिएशन जो होनी चाहिए वो मास वो ओवरशैडो कर देते हैं ये लैंड और सी का डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से, आपको 2-3 एग्जांपल देके समझा दिया। लास्ट लाइन क्या बोल रहा है, हैंस दिस वेरिएशन इन द सोलर आउटपुट डज नॉट हैव ए ग्रेट इंपैक्ट, कि वो ग्रेट इंपैक्ट ऑन डेली वेदर चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो क्या बोल रहा है कि इस वजह से जो डेली वेदर चेंजेस होते हैं अर्थ के सरफेस पे, उन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। मैंने आपको क्या बताया कि ये जो फैक्टर ये ओवरशैडो किया जाता है अदर बाय द अदर फैक्टर्स, दूसरे जो फैक्टर्स है वो इस फैक्टर को ओवरशैडो कर लेते हैं, मास्क कर देते हैं, और वो इतना इंपैक्ट नहीं डालता ये फैक्टर डेली वेदर चेंजेस पे। ठीक है, ये टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। कल हमारा टॉपिक जो खत्म शुरू होगा वो होगा वेरिएबिलिटी ऑफ इंसुलेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, कि इंसुलेशन तो आ रही है, ये भी हमने पढ़ लिया, अलग अलग तरीके से आ रही है। अब वो कैसे कहां पे कितनी आ रही है वो हमें डिटेल में पढ़ना है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपको ये बार बार देखना है, वीडियो देखनी है। कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वो टॉपिक दोबारा बता दूंगा, वो या वो चीज दोबारा समझाता हूँ कंसेप्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सॉरी, थैंक यू।